सुनील जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये एक नया कोर्स है जो एकदम लेटेस्ट है मैथमेटिक्स पेडागोजी के ऊपर। बहुत सारे कोर्सेस मैंने इसमें बनाए हैं और सी टेट, यू टेट, एम पी टेट, एस टेट, आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सारे कोर्सेस महत्वपूर्ण हैं। आप इन कोर्सेस को अच्छे से ओवरकम कीजिए, इन्हें ऑफलाइन सेव कीजिए, ऑनलाइन देखिए और इससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैं इसमें ये बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से हम मैथमेटिक्स पेडागोजी का सेक्शन हल करके जो मैथमेटिक्स लोगों को काफ़ी कठिन लगती है उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 30 नंबर की आपकी मैथमेटिक्स आती है एग्जाम में, ठीक है। आपको अगर 15 नंबर का उसमें आते हैं न्यूमेरिकल्स अगर आपको बाय द वे अगर प्रैक्टिस नहीं है या नहीं आ रहा है तो आप अगर पेडागोजी का सेक्शन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। पेडागोजी का सेक्शन इम्प्रूव करने के लिए ही मैंने ये कोर्स बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। What are the details of treatment for exceptional children? Our main task should be to help a particular child in becoming physically fit, emotionally stable, economically independent या adequately adjust to his environment। तो दोस्तों जो डिटेल ट्रीटमेंट है, कोई एक्सेप्शनल बच्चा है, ठीक है, उसके लिए आपको ट्रीटमेंट उसका करना है तो उसके लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण टास्क क्या लगता है? इन चारों में से उसका फिजिकली फिट रहना, इमोशनली स्टेबल रहना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहना या एडिक्वेटली एडजस्ट कर सके वो अपने एनवायरनमेंट से। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे मैंने दो को बोल्ड उसमें लिखा हुआ है, इमोशनली स्टेबल और एडिक्वेटली एडजस्ट टू हिज एनवायरनमेंट पे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपके जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो चार में से दो आंसर आपको लगते हैं कि ये सही हो सकते हैं, दो आप थ्रू आउट कर देते हैं, दो का आपको पता चलता है कि ये तो नहीं होगा। फिजिकली फिट रखना ही केवल उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट आप किसी बच्चे को एकदम से नहीं बना सकते, बच्चों के लिए वो उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इमोशनली स्टेबल होने की और एडिक्वेटली एडजस्ट होने की अपने एनवायरनमेंट से, इसलिए मैंने ये दो आपको रखे हैं जो कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपको तो केवल चार में से एक जो मोस्ट एप्रोप्रिएट उत्तर है, केवल एक ही तो इम्पोर्टेंट होगा, है ना। तो एक एप्रोप्रिएट होगा तो उसके लिए आपको फिर उसके थोड़ा डीपली उसको अपने माइंड में सोचना पड़ेगा कि क्या इसका सही उत्तर हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा आप कि जैसे एडिक्वेटली एडजस्ट टू इट एनवायरनमेंट, अपने आसपास के वातावरण में अच्छे से एडजस्ट कर सके बच्चा, ठीक है, जो भी उसके आसपास का वातावरण है ये सही होगा, या केवल उसके भाव स्टेबल हों, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके, अनुशासन में रह सके, लोगों से अच्छे से मिल सके, तो इसके लिए क्या आपको सही लगेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, एडिक्वेटली एडजस्ट टू हिज एनवायरनमेंट, ठीक है। जब बच्चा उपयुक्त तरीके से अपने पर्यावरण, अपने आसपास एडजस्ट रह सकेगा तो क्या होगा, वो फिजिकली फिट तो होगा ही, इमोशनली स्टेबल भी होगा और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी वो बन जाएगा बाद में। तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी अगर वो सबसे ये फर्स्ट में आता है अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना, कि आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एडिक्वेटली एडजस्ट टू हिज एनवायरनमेंट, दैट इज फोर्थ वन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। Whatever the details of treatment for exceptional children, our main task should be to help a particular child in becoming physically fit, emotionally stable, economically independent या adequately adjust to his environment। सॉरी दोस्तों, ये दो बार यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, तो आप इसको एक फोर्थ वन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आते हैं। आकांक्षा is a gifted student of mathematics in class 5th. Which of the following will help her most in increasing her abilities, helping her prepare for competitive examination, making class monitor, additional teaching
her advanced topics, helping her develop projects related to her subject। ठीक है, आकांक्षा क्या है, एक गिफ्टेड स्टूडेंट है, यानी कि प्रतिभाशाली बच्ची है, वो कक्षा 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प हर। अब उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए नीचे आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3 4, इन चारों में से उसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, आप उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, या उसे क्लास का मॉनिटर बना देंगे, या उसे प्रोजेक्ट डेवलप करने में उसके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हेल्प करेंगे। तो ये तीनों आप नहीं करेंगे। आप जो करेंगे, एडिशनल टीचिंग हर एडवांस टॉपिक। ठीक है, उसके टॉपिक को एडवांस करने के लिए उसको आप एडिशनल टीचिंग देंगे। ठीक है, ताकि वो अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक पे अच्छे से और ज्यादा कमांड प्राप्त कर सके। तो दिस इज द राइट आंसर। सही उत्तर हो जाएगा एडिशनल टीचिंग हर एडवांस टॉपिक्स हेल्प हर मोस्ट इन इंक्रीजिंग हर एबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मेंटल एज ऑफ अर्जुन इज 15 एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज 12, व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ अर्जुन। ठीक है, अर्जुन की अगर मानसिक आयु 15 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 12 वर्ष है, तो उसका आईक्यू लेवल क्या होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन क्या बनते हैं, आईक्यू लेवल का सिद्धांत किसने दिया था, सबसे पहले दिया था स्टर्न ने। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट दिया था स्टर्न ने दिया था। और उसके अलावा दूसरा प्रश्न बनता है कि जो बुद्धि लब्धि का या आईक्यू टेस्ट का जो फॉर्मूला था वो दिया था बिने द्वारा। ठीक है, और वो फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100। तो उस हिसाब से आपको ये आंसर बताना है 15 अपॉन 12 इंटू 100 करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसकी आईक्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अचीवमेंट टेस्ट आर। ठीक है, जो अचीवमेंट टेस्ट हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, टीचर मेड होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए, या दोनों होने चाहिए, या कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण की बात कर रहा है दोस्तों। तो उपलब्धि परीक्षण क्या केवल शिक्षक द्वारा बनाया जाना चाहिए, या मानकीकृत होना चाहिए, किसी मानकता के आधार पर होना चाहिए, या दोनों को होना चाहिए, टीचर मेड भी होना चाहिए और मानकीकृत भी होना चाहिए। जी हाँ, सही उत्तर दोनों हो जाएगा कि ये दोनों होने चाहिए जो उपलब्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न है, एजुकेशनल डायग्नोसिस इज कंसर्न्ड विद। जो एजुकेशनल डायग्नोसिस है वो किससे संबंधित है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, या सभी। तो एजुकेशनल डायग्नोसिस इज कंसर्न्ड विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो ये किससे संबंधित होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन से संबंधित होते हैं जो एजुकेशनल डायग्नोसिस की बात कर हम करते हैं। तो किससे होगा वो, जब एजुकेशनल डायग्नोसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं करना आपको। तीन ऑप्शन हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन या ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, या सभी हो जाएगा। क्या होगा, एजुकेशनल डायग्नोसिस की आप बात करेंगे तो एजुकेशनल डायग्नोसिस में शैक्षिक निदान की बात करेंगे तो आपको क्या होगा, तीनों के इफेक्ट देखने होंगे ना। कंफ्यूजन यहीं पे होता है, आप कॉग्निटिव की ओर जा सकते थे या इफेक्टिव या कॉग्निटिव की ओर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सभी होगा। जो सही उत्तर होगा वो 4th वन होगा, क्योंकि आप जब एजुकेशनल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो आपको तीनों पक्ष देखने पड़ेंगे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और कॉग्निटिव। यानी कि आपको बौद्धिक पक्ष भी ध्यान देना है, उसके भावनात्मक पक्ष को भी ध्यान में रखना है, और शारीरिक पक्ष को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, एक ओवरऑल एजुकेशनल डायग्नोसिस आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अचीवमेंट टेस्ट्स आर। अभी अचीवमेंट टेस्ट से दूसरा यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आया कि जो उपलब्धि परीक्षण है वो है क्या, टेस्ट ऑफ मिनिमम परफॉर्मेंस है, टेस्ट ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस है,
टेस्ट ऑफ नेचुरल परफॉर्मेंस है या टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है केवल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो ये है दोस्तों टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये केवल टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, कोई मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन वाला ये था, इसलिए मैंने दोनों को बोल्ड में लिखा है। तो सही उत्तर होगा टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। अगला प्रश्न है when the aim of testing is to compare the classes then use is made of। ठीक है, जब आप वर्गों को कंपेयर कर रहे हैं, वर्गों की जांच कर रहे हैं, तो कौन सा टेस्ट आप ले सकते हैं जब दो कक्षाओं को आप जांच रहे हैं। ठीक है, टीचर मेड टेस्ट होना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेस्ट होना चाहिए या एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। इन दोनों को आप सीधे सीधे गलत कर लेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा किसमें? इन दोनों में, टीचर और स्टैंडर्ड में। अब दो कक्षाओं की जब बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंपेयर द क्लासेस, दो अलग अलग कक्षाएं हैं। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी। अब एक शिक्षक है, वो क्लास ए में भी पढ़ा रहा है और बी में भी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो टेस्ट बना सकेगा, ठीक है, टेस्ट जो बनाएगा वो अच्छा कौन से बनेंगे? मानकीकृत बनेंगे या टीचर के द्वारा बनाए हुए होंगे? कि अच्छा जिससे निकल के आएगा बच्चों का, जो उन्होंने कितना सीखा, क्या सीखा। तो एक शिक्षक अच्छे से अपने बच्चों को जांच के प्रश्न बता सकता है या केवल कुछ ऐसे प्रश्न जो अमूमन एवरेज बना दिए जाएं, मानकीकृत कर दी जाएं? जी हाँ, आप यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो ये होंगे टीचर मेड टेस्ट। ठीक है, क्योंकि शिक्षक अपनी कक्षाओं को अच्छे से जानता है और उनके कंपेयरिंग करने के लिए वो ऐसे टेस्ट बनाएगा, तो बच्चों का जो उपलब्धि परीक्षण है कहें या उनका असेसमेंट कहें, आकलन कहें, तो अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा फर्स्ट। अगला प्रश्न है एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन मेनली मेजर द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच एस्पेक्ट। ठीक है, जो पैटर्न है अभी जो एग्जामिनेशन का, परीक्षाओं का जो आजकल का एक क्रम है, वो किसको मापन के लिए, मैं मेन उद्देश्य उसका क्या है? ठीक है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अभी आजकल जो हम एग्जामिनेशन लेते हैं बच्चों के, वो मेनली किस ऑब्जेक्टिव के लिए लेते हैं? कॉग्निटिव एस्पेक्ट के लिए, अफेक्टिव एस्पेक्ट के लिए, साइकोमोटर एस्पेक्ट के लिए, और नन ऑफ दीज। हमारे शिक्षा प्रणाली की दोस्तों सबसे जो दोष है, सबसे बड़ा दोष यही है कि हम अभी भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे, केवल बौद्धिक जो आयाम है उसका, बौद्धिक दिशा, बौद्धिक रूप को ही हम जांचना चाहते हैं बच्चे के। अफेक्टिव एस्पेक्ट या साइकोमोटर एस्पेक्ट को नहीं जाना चाहते, या ओवरऑल एस्पेक्ट को हमने जाना चाहिए था किसी भी एग्जामिनेशन में। लेकिन क्या है, केवल बुद्धि परीक्षण किया जाता है किसी भी एग्जाम में, बच्चों के भावनात्मक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता, शारीरिक पक्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता, केवल कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे जोर दिया जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो इसी तरह का है। अगला प्रश्न है the objective type which are mostly used and are useful। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी कि वस्तुनिष्ठ का प्रकार है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार कौन सा है जो ज्यादा यूजफुल है? ठीक है, सबसे ज्यादा यूजफुल कौन सा है? मैचिंग टाइप क्वेश्चन, मैच करना, ए बी दिया जाता है, यहाँ एक से दूसरे को मैच किए, तीसरे को उसको मैच कीजिए, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हम अभी कर रहे हैं, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है बताइए, या क्लासिफिकेशन कीजिए, एक को एक वर्ग में, दूसरे को दूसरे वर्ग में। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? जी हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि एमसीक्यूज ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें अभी भी, क्योंकि वस्तुनिष्ठ, क्योंकि इसमें सारे टेस्ट आप लोगों के कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो आजकल क्या है, एमसीक्यूज पर ही आधारित होते हैं, इन्हें वैध भी माना जाता है। ठीक है, तो यही ज्यादा यूजफुल है इन कंपैरिजन टू दीज थ्री। सो दोस्तों, ये थी पहली क्लास हमारी मैथमेटिक्स पेडागोजी की। आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपको कोई अन्य टॉपिक पर भी मुझे कोर्स बनाना है तो आप उसके लिए भी कह सकते हैं। अगले लेसन के लिए भी तैयार रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।